हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और आज हम लोग जो है उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए जो आने वाले संडे में एग्जाम है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर चले हैं। यकीन मानिए आप लोग जो हम लोग इस वीक में काम करेंगे वो बहुत अच्छी कारगर साबित होगी। जिन लोगों ने अब तक नहीं किया होगा कुछ, वे थोड़ा प्रयास करके देखना। कम से कम ये पेपर में बैठ करके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे वहाँ पर, कि कम से कम पेपर में बैठ कर कुछ करने योग्य हो जाए, थोड़ा बहुत जानते हो। एक बार ध्यान से देखना जो चीजें आपको बताएंगे। आज हम लोग समझाकर कम चलेंगे क्योंकि हमें मैटर बहुत ज्यादा समाप्त करना है। हम लोग जैसे संडे के बाद पेपर हो जाएगा फिर धीरे से आपको समझाएंगे। केवल और केवल हम लोग समझाने का काम नहीं करेंगे, मैटर को समाप्त करने का और पर्सन बताने का काम करेंगे, कहाँ से पर्सन बन रहे हैं अभी। तो इसलिए कोई भी बच्चा जो लेक्चर देखेगा, लेक्चर पढ़ेगा, जो भी, वो ये अपेक्षा मत करना कि अभी तुम्हें बिल्कुल गहराई से डिटेल से समझाएंगे। हम लोग समझाएंगे जरूर, लेकिन अभी समय का अभाव है, बिल्कुल समय कम है अभी। तो इस कारण से हम लोग आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वे पकड़वाने का प्रयास करेंगे। आइए जरा देखो जरा, राज्य की कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, ये उत्तराखंड से संबंधित पोलिटी ली है हमने आज। उत्तराखंड की पोलिटी का टॉपिक है जो हमें समाप्त करना है। एक ही लेक्चर में हम लोग उत्तराखंड की पोलिटी का टॉपिक आपको बनाकर दे रहे हैं। अभी देखिए जरा, राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन मिलेगा? राज्यपाल मिलेगा। अंडरलाइन करके चलना। राज्यों की कार्यपालिका का है संविधान के अनुच्छेद 153 अंडरलाइन करना के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल या गवर्नर होता है। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल या गवर्नर होगा। कौन से आर्टिकल में बात है? 153 में। और राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत, राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, कार्यकारी विभाग एवं महाधिवक्ता आते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन है हम लोग देखकर चलेंगे। राज्यपाल है कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, कार्यकारी विभाग और महाधिवक्ता। देखो आगे, मंत्रिपरिषद राजनीतिक प्रमुख, सचिवालय प्रशासनिक प्रमुख और निदेशालय कार्यकारी विभाग के प्रमुख होते हैं। तो निदेशालय कार्यकारी विभाग, राजनीतिक प्रमुख में मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक प्रमुख में सचिवालय। आगे देखो, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अंडरलाइन करना। एवं राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब होगा ये कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है ये कि राष्ट्रपति कब तक उसे राज्यपाल के पद पर रखेंगे। जब चाहे राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। आगे, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आयु कितनी चाहिए? 35 साल। राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन कार्य देखेगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि राज्यपाल नहीं है तब कौन काम को देखेगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तब वरिष्ठ न्यायाधीश देखेगा। राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल क्या है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेते हैं। मतलब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। कहाँ के? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख। एक या एक से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल हो सकता है। मतलब हमने कहा कि जैसे यूपी है, उत्तराखंड है, 2 या 2 से अधिक राज्य हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हम लोग क्या पढ़कर चलेंगे? एक ही राज्यपाल काम कर सकता है, ये भी है प्रावधान। अनुच्छेद 164 में क्या है? जैसे यूपी और उत्तराखंड का एक ही राज्यपाल बना दिया जाए तो 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल भी काम कर सकता है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है, हम लोग पढ़कर चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। अनुच्छेद 164 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। कौन? राज्यपाल। तो किन किन की नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं उन्हें देखना। महाधिवक्ता राज्य में होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की और राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। तो देखो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह से राज्यपाल अधीनस्थ जो न्यायालय, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, जिला कोर्ट हो गया,
और तहसील में जो न्यायालय बनते हैं, इनके अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सलाह से करते हैं। और राज्यपाल स्वयं क्या होता है? विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, कुलपति की नियुक्ति तो करता है राज्यपाल। हमने कहा जो विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन कुलपतियों के ऊपर होता है कुलाधिपति। कुलाधिपति कौन होता है? स्वयं राज्यपाल होता है कुलाधिपति, कुलपतियों के ऊपर होता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। अध्यादेश जारी कौन करेंगे? राज्यपाल। अध्यादेश क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये डिटेल बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि अभी बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाने का आप लोगों को इसे समझने का। जहां से प्रश्न बनना डायरेक्ट वहां से बता रहे हैं हम, क्योंकि पेपर सामने आपके अभी 2-4 दिन बीच में है बस, इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न की बात करना चाह रहे हैं। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश वो होता है, बता देते हैं छोटा सा इसमें, कि जब संसद में सत्र ना चल रहे हो, विधानमंडल में सत्र ना चल रहे हो और कोई कानून बनाना जरूरी हो गया, तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर करके उस कानून को 6 महीने तक लागू करवा सकता है। ये होता है जी अध्यादेश, आधा आदेश। कोई कानून पास ना हुआ विधानसभा से, तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर करके उस कानून को पास करवा सकता है, अध्यादेश को। बिना विधानसभा के पास हुए ही कानून चल जाएगा आगे। देखो, उत्तराखंड के राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे BL जोशी, चौथे मार्गरेट अल्वा, फिर अजीज कुरैशी, के पॉल, बेबी रानी मौर्य, 8वें नंबर के वर्तमान में चल रहे हैं गुरमीत सिंह। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला है और 8वें नंबर के गुरमीत सिंह है। देखकर चलेंगे। इनके कभी कभी कर्म आ जाते हैं, डेट के साथ मत करना, ईयर देख लेना, 2000 से 2003 और 2003 से 2007, 2007 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18 और 18 से 21 और 21 से अब तक चल रहे हैं जी। 2000 से 3, 3 से 7, 7 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से अब तक। पहले सुरजीत सिंह, फिर सुदर्शन बनवारी लाल, सुरजीत, सुदर्शन बनवारी, मार्गरेट अल्वा, अजीज कुरैशी, कृष्णकांत पाल, बेबी रानी मौर्य। पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा और दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। लिखा है नीचे देखो, उत्तराखंड में सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे? BL जोशी, बनवारी लाल, सबसे कम समय तक। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे सुरजीत सिंह बरनाला जी। और वर्तमान में कौन चल रहे? गुरमीत सिंह 8वें नंबर के हैं जी, याद रखेंगे वर्तमान में। आगे आइए, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जानेंगे। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल बोलते हैं महाधिवक्ता को। अनुच्छेद 165, यह आर्टिकल बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 165 के तहत। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल, महाधिवक्ता। मतलब क्या है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेंगे? 165 के तहत राज्यपाल करेंगे। कौन है महाधिवक्ता? राज्य सरकार का, मतलब राज्य का सर्वोच्च विधि मतलब कानूनी अधिकारी, सरकार का, राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानून के विषय में कुछ सलाह लेनी होती थे, हम लोग देखकर चलते हैं, महाधिवक्ता से लेते हैं जी। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? राज्यपाल जब चाहे महाधिवक्ता को उसके पद से हटा सकता है। महाधिवक्ता बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? ऐसा व्यक्ति 10 वर्ष तक अधिक या 10 वर्ष से अधिक समय तक न्याय कार्य से जुड़ा हो या 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो, वह महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है। तो महाधिवक्ता कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष तक या 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो, वह अधिवक्ता नियुक्त हो सकता है। महाधिवक्ता क्या है? राज्य सरकार को विधि संबंधी, विधि मतलब कानून संबंधी सलाह देने वाला व्यक्ति है। राज्य सरकार को कानून के विषय में जो सलाह देगा वो महाधिवक्ता होगा, कानून के विषय में। और इसकी योग्यता क्या रखी जाती है? 10 वर्ष तक किसी न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता मतलब वकील रहा हो, और वह महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है। वह व्यक्ति जो 10 वर्ष तक या तो हाई कोर्ट में वकील रहा हो, एडवोकेट रहा हो, या 10 वर्ष तक वो किसी समय, हम लोग 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो। नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। कौन से आर्टिकल में? 165 में। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, ये भी पढ़ा हमने।
प्रशांत पर्यंत मतलब राज्यपाल जब तक चाहे ये रह सकता है, जब चाहे इसे हटा सकते हैं राज्यपाल महाधिवक्ता के पद से। महाधिवक्ता राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। राज्य विधानसभा मतलब जहां सारे विधायक बैठते हैं राज्य के, वह विधानसभा। उस विधानसभा में जाकर के महाधिवक्ता भी बैठ सकता है विधायकों के साथ में। लेकिन वहां पर देखो, सदन में बोल भी सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है। वहां अपनी बात को रख सकता है, महाधिवक्ता अपनी बात को रख सकता है वहां पर राज्य विधानसभा में, बोल सकता है वहां, लेकिन मतदान नहीं करेगा। मतदान से मतलब कोई बिल या प्रस्ताव आया है वहां पर पास होने के लिए, उस पर मतदान नहीं करेगा कि इसे पास करवाना या नहीं करना, बोल सकता है बस वहां। आइए चला आगे। महाधिवक्ता उत्तराखंड के महाधिवक्ता, उत्तराखंड के महाधिवक्ता प्रथम महाधिवक्ता ललिता प्रसाद नैथानी अंतरिम सरकार में रहे। उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता का नाम ललिता प्रसाद नैथानी है, जो अंतरिम सरकार में प्रथम रहे। दूसरे कौन है? मेहरबान सिंह नेगी। दूसरे हैं ये, लेकिन निर्वाचित सरकार के प्रथम है। मतलब समझना, अंतरिम सरकार का मतलब क्या है? यहाँ पर बिना चुनाव के सरकार बन गई अंतरिम सरकार, मतलब अस्थायी सरकार कुछ समय के लिए। देखो 2000 से 2002 तक चली बस अस्थायी सरकार। ललिता प्रसाद नैथानी पहले महाधिवक्ता बने थे, लेकिन जब चुनाव हो गया निर्वाचित सरकार के पहले महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी 2002 से 2007 तक 5 साल चली पूरे। हमने कहा पहले निर्वाचित महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी और पहले महाधिवक्ता का नाम ललिता प्रसाद नैथानी। देखो एलपी नैथानी दोबारा फिर बने हैं। ललिता प्रसाद नैथानी दोबारा फिर आए तीसरे नंबर पर जी, 2007 से लेकर 2010 तक रहे। और देखो 7वें नंबर के एस एन बाबुलकर। पहला इंपोर्टेंट पड़ेगा ललिता प्रसाद और मेहरबान सिंह। आगे ध्यान दे जरा, जितना बता रहे हर रोज पढ़ लीजिए आप लोग, 5-6 दिन की बात है, पेपर में प्रश्न फंसेंगे, आप लोग देख लेना। आपका अपर पीसीएस का एग्जाम है, आप लोग उसे ध्यान से करना। और राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल पर आइए। उत्तराखंड राज्य में हम लोग देखकर चलेंगे। उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के 2 अंग है। उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के 2 अंग है, एक राज्यपाल दूसरा विधानसभा। संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का प्रावधान है, आर्टिकल भी याद रखना, 168 के तहत विधानमंडल होता है। और उत्तराखंड विधानमंडल के कितने अंग? 2, एक राज्यपाल दूसरा विधानसभा। राज्य विधानसभा में देखो अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन, विधानसभा गठन 170 में और विधानमंडल 168 में। आर्टिकल याद रखना, 168 में विधानमंडल का गठन, और विधानमंडल में कौन है? एक राज्यपाल है एक में, और एक में कौन है यहाँ पर जी? विधानसभा है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 500 हो सकते हैं किसी भी राज्य की विधानसभा में। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे उत्तराखंड में 70 है, यूपी में 400 पार है विधानसभा के सदस्य। तो हमने कहा किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य, अधिकतम विधायक कितने हो सकते हैं? 500, और न्यूनतम विधायक 60 हो सकते हैं। राज्य विधानसभा में सदस्यों का आवंटन 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। राज्य विधानसभा में सदस्यों का आवंटन, इसका अर्थ क्या होगा? राज्य विधानसभा में सदस्यों का आवंटन मतलब विधानसभा में विधायकों की संख्या, मतलब किसी राज्य में, जैसे हमारे उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं, ये 70 विधानसभा की सीटें कब तक जोगी तो रहेगी? 2026 तक रहेगी। और ये कौन सी जनगणना को आधार मानकर की हुई है? 1971 की जनगणना की इतनी जनसंख्या पर एक विधायक देंगे हम। 1971 की जनगणना को आधार मान करके विधानसभा की सीटों का निर्धारण है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अंडरलाइन करना, और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष। विधानसभा बैठक की गणपूर्ति मतलब क्या है कि हमारे पास 70 विधायक है, 70 विधायक में से यदि 1/10 सदस्य आ गए तो बैठक चलेगी, अन्यथा बैठक नहीं चलेगी। इसे बोलते हैं गणपूर्ति, मतलब संख्या की पूर्ति। संख्या की पूर्ति कितनी? कम से कम 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है विधानसभा बैठक में। यह संख्या किसी भी परिस्थिति में 10 से कम तो नहीं होनी चाहिए। हमने कहा किसी भी स्थिति में 10 से नहीं कम होनी चाहिए। अगर हम लोग देखकर चले, कम से कम 1/10 होना चाहिए, और किसी भी स्थिति में 10 सदस्यों से कम नहीं होनी चाहिए। गणपूर्ति बोलते हैं इसको। बैठक करने के लिए, आगे बैठक की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए कम से कम मिनिमम सदस्य रखे गए, कुल सदस्यों का 1/10। 70 सदस्य, जैसे हमारे 70 विधायक है तो 70 का 1/10 हम लोग देखकर चलेंगे। यदि इतने सदस्य आएंगे तो बैठक चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। और कम से कम 10 सदस्य तो होने चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत का मतलब होता है बुलाना। विधानसभा का सत्र किसे बोले? बैठक को। विधानसभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत की जाने आवश्यक है, मतलब 2 बार बुलाई जाने आवश्यक है। 2 सत्रों के बीच
6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा की बैठक कम से कम वर्ष में 2 बार बुलानी जानी आवश्यक है और 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 178 के तहत 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष को चुनकर लाते हैं विधानसभा के सदस्य 178 के तहत। तो विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन से आर्टिकल में? 178 में। और विधानमंडल कौन से में है? विधानमंडल 168 में। और विधानसभा का गठन 170 में। और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कौन सा आर्टिकल में था? हम लोग कहेंगे 153 में। और देखो 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और महाधिवक्ता कौन से में? 165 में। मेन आर्टिकल आपको बता रहे, इन्हें पकड़कर चलना चीजों को जरा। आइए विधानसभा के गठन की बात की है। इधर देखो उत्तराखंड की विधानसभा, ये रही जी उत्तराखंड विधानसभा। उत्तराखंड विधानसभा में 70 विधायक है। राज्य विधानसभा 70 विधायकों से मिलकर बनी है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन होता था, लेकिन अब हटा दिया एंग्लो इंडियन, अब नहीं है। अब तो प्रश्न क्या है कि एंग्लो इंडियन कौन है, ये बात नहीं। अब हमारे यहाँ इंपोर्टेंट ये है कि 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन अब नहीं रखा जाता है यहां पर जी विधानसभा में, केवल निर्वाचित सदस्य में 70 है, एंग्लो इंडियन नहीं है अब यहां पर जी। अब क्या होता है एंग्लो इंडियन वगैरह, अब ये सारी बातें समझने के लिए अभी समय का अभाव पड़ेगा आपके लिए, इसलिए हम लोग केवल बेसिक बात और इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं जो पेपर में डायरेक्ट प्रश्न मिल जाए आपको जी। आइए जरा, उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों में से 15 सीटें आरक्षित है। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं, 70 में से 15 आरक्षित है, जिसमें से 13 सीटें अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए आरक्षित है। 70 विधायकों में से 15 आरक्षित विधायक है कि इन सीटों पर 15 में एससी जाएगा और एसटी जाएगा। 15 में से 13 तो एससी के लिए है और 2 सीटें एसटी के लिए। अब ये देखो जरा कहां पर होगी एसटी के लिए, आगे लिखी मिल जाएगी, चक्राता और नानकमत्ता आगे लिखा मिल जाएगा कि 2 सीट कौन से, कम से कम 2 तो देख लेंगे। और सर्वाधिक एससी की कहां मिलेगी? हरिद्वार में। और 2 सीट कहां होंगी? एक चक्राता देहरादून की सीट है एसटी की, और एक कौन सी? नानकमत्ता उधम सिंह नगर में है नानकमत्ता। तो 2 सीट है एसटी की, बाकी सर्वाधिक एससी की सीट कहां? हरिद्वार में है। 3 सीटें हरिद्वार में एससी की, हम लोग देखकर चलेंगे, सबसे ज्यादा एससी की सीट हरिद्वार में। देखो आगे, राज्य गठन, उत्तराखंड का गठन से पहले पूर्व में कुल विधानसभा में 22 सदस्य थे। जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ, यूपी में था उत्तराखंड, उस समय हमारे यहाँ पर, हमारे एरिया में जहां पर उत्तराखंड बना हुआ है, वहां 22 विधानसभा के सदस्य थे और 9 विधान परिषद की सीटें थी। 9 विधान परिषद, तो 22 तो विधायक थे विधानसभा से और 9 विधायक थे विधान परिषद से। आपके उत्तराखंड में हम लोग देखते हैं विधान परिषद नहीं है, यूपी में विधान परिषद है आज भी। तो वहां के जो देखते हैं, जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था तब 22 विधायक विधानसभा से और 9 विधायक कहां से पढ़ रहे जी हम लोग? विधान परिषद से देखकर चल रहे थे। उत्तराखंड में पहला परिसीमन 5 नवंबर 2001 को, वो अंडरलाइन कर देना, पहला परिसीमन कब हुआ? 5 नवंबर 2001। परिसीमन के बाद 70 सीटें हो गई थी। सीटें कितनी बढ़नी है कितनी घटनी है, इसके लिए परिसीमन कराया जाता है। और पहला परिसीमन कब हुआ था? 5 नवंबर 2001। जैसे आपके एरिया में हमने मान लिया कि किसी गांव तक लास्ट सीट है, यहां तक, इसके बाद आगे दूसरा विधानसभा क्षेत्र शुरू हो गया और विधानसभा क्षेत्र को बढ़ाना पड़ गया कि ये गांव भी, दूसरे वाला गांव भी इसी विधानसभा में लेकर आ जाए। ये परिसीमन होता है कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितनी घटी है, हमें कितनी सीटें अपनी बढ़ानी विधानसभा की, कितनी घटानी, ये परिसीमन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर पहला परिसीमन 5 नवंबर 2001 को हुआ और विधानसभा की सीटें 70 हो गई। 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया ये परिसीमन। 2006 में जज कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ और 2001 की जनगणना के आधार पर, देखो जरा, 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया, फिर 2006 में कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन किया गया। 2001 जनगणना की परिसीमन किया गया, जिसे फरवरी 2008 में प्रस्तुत किया। तो 2006 में भी परिसीमन हुआ, कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ। 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ। 2001 में परिसीमन हुआ, 1971 की जनगणना के आधार पर था। 5 नवंबर 2001 को उत्तराखंड में पहला परिसीमन, 5 नवंबर 2001 को उत्तराखंड में पहला परिसीमन। और देखो 5 नवंबर 2001 को पहला परिसीमन, उत्तराखंड विधानसभा की सीटें कितने? 70 हो गई। और देखो उसी के साथ में देखो 1971 की जनगणना के आधार पर पहला परिसीमन था। उसके बाद में एक परिसीमन हुआ है 2006 में, 2001 की जनगणना के आधार पर, और प्रस्तुत किया गया परिसीमन की रिपोर्ट को 2008 में। 2006 के परिसीमन के बाद प्रवर्तित क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटें समाप्त हो गई।
2006 के 6 विधानसभा सीटें समाप्त हो गई थी 2006 में। पौड़ी की धुमाकोट हलीसैंण और चमोली के नंदप्रयाग, अल्मोड़ा की भिकियासैंण और पिथौरागढ़ हम लोग देखकर चले जरा यहाँ पर पिथौरागढ़ में हम लोग देखकर चले पिथौरागढ़ की कौन सी समाप्त हुई थी यहाँ पर। तो पिथौरागढ़ की हम लोग देखेंगे इसमें जरा, जो पिथौरागढ़ की है कनाली शिला और बागेश्वर की कांडा। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं अभी के लिए जो पेपर संडे में है, लेकिन बाकी ऊपर की बातें तैयार करनी है जो भी पढ़ाई है। आगे चलो, अभी ये वाला भी छोड़ दो अभी के लिए। अब देखो जरा आगे, अंतरिम विधानसभा। अंतरिम का मतलब अस्थाई, अंतरिम का मतलब अस्थाई, परमानेंट नहीं है। अस्थाई विधानसभा, अस्थाई विधानसभा, अंतरिम विधानसभा का गठन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत उत्तरांचल के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था की गई। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड था और उत्तराखंड 2000 में बना, तो उत्तराखंड 2000 में बना, तो उत्तराखंड 2000 में बना तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करना पड़ेगा कि उत्तराखंड में कितने विधायक भेजने कितने नहीं। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत उत्तरांचल के अंतरिम विधानसभा के लिए 31 विधायकों की व्यवस्था की गई, जिसमें से 22 सदस्य विधानसभा के और 9 विधान परिषद के थे। अंतरिम विधानसभा अंडरलाइन करके चलेंगे, 9 विधान परिषद के और 22 विधानसभा के, दोनों को अंडरलाइन करेंगे। अंतरिम विधानसभा के गठन से पहले ही विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो 22 और 9 थे, लेकिन अब 9 में से एक का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिस कारण अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों से किया गया। 22 और 8 कितने हो गए? 30। अभी 31 विधायकों की अपेक्षा 30 विधायकों से उत्तराखंड की विधानसभा का गठन हुआ। इंपोर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड विधानसभा जब बनी है तो कितने विधायकों से? 30 विधायकों से बनी। बननी 31 से थी, एक का कार्यकाल पूरा हो गया। तो हम लोग देखें अंतरिम विधानसभा में कितने विधायक आए? 30। 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी उत्तरांचल या उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए। अंडरलाइन करना, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, जिसमें मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री छोड़ देंगे, आगे की बात। अंतरिम विधानसभा में भाजपा के 23 विधायक थे। 9 नवंबर 2000 को देखकर चलेंगे, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। अंडरलाइन करके चले। आगे देखो जरा, भगत सिंह कोश्यारी राज्य में अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री। नित्यानंद स्वामी भी चुनाव से नहीं आए, 2000 में बने थे नित्यानंद स्वामी, और देखो 2001 में कौन आ गए? भगत सिंह कोश्यारी। अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बन गए, 2002 तक रहे। मतलब नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री, भगत सिंह कोश्यारी दूसरे मुख्यमंत्री, और चुनाव के बिना आए हैं, अंतरिम सरकार में अस्थायी रूप से रखे गए। पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी है। आइए जरा आगे, भगत सिंह कोश्यारी 123 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत, मतलब उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत, पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, लेकिन अंतरिम में रहे हैं अंतरिम विधानसभा में। जबकि प्रथम प्रोटेम स्पीकर काजी मोहिद्दीन, प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष, हमने कहा अंतरिम विधानसभा का अध्यक्ष प्रकाश पंत था। इसी को याद रख लेंगे, इंपोर्टेंट तो यही है। और ये कई बार पेपर में आया। अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र, प्रथम सत्र कब चला? 9 जनवरी 2001 को अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र शुरू हुआ है। 9 जनवरी 2001 को अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र चला है। तो देखकर चलेंगे हम लोग, 9 जनवरी 2001 में पहला सत्र, अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र 9 जनवरी 2001। आइए जरा, हमने अंतरिम विधानसभा को पढ़ा अभी, इसी के पास में लगा रखी है यहाँ पर। देखो, हमने प्रथम निर्वाचित विधानसभा, पहला चुनाव कब हुआ उत्तराखंड में? 14 फरवरी 2002 को प्रथम विधानसभा का चुनाव हुआ। प्रथम विधानसभा के चुनाव में 54.34% मतदान हुआ। इसमें से कांग्रेस को 36 सीट मिली और विपक्ष भाजपा के पास 19 सीट थी। पहला विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 का। कांग्रेस को पड़ा 36 सीट है और विपक्ष या भाजपा के पास 19 सीट थी। 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए। तो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी है। अंडरलाइन करके चलेंगे, नारायण दत्त तिवारी पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, रामनगर सीट से आए थे। और नारायण दत्त तिवारी 1832 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। 1832 कोई आवश्यक नहीं, छोड़ दे। रामनगर से आए थे, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है, और 14 फरवरी 2002 को पहले चुनाव हुए थे उत्तराखंड में। पहले मुख्यमंत्री का नाम नित्यानंद स्वामी, लेकिन पहले निर्वाचित कौन है? नारायण दत्त तिवारी।
पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे, याद रखेंगे। अब देखो नारायण दत्त तिवारी के पहले मंत्रिमंडल में 16 सदस्य थे, लेकिन 91वां संविधान संशोधन, ये इंपोर्टेंट पड़ेगा, 91वां संविधान संशोधन, यहीं से बात को अंडरलाइन करेंगे। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार केंद्र और राज्य में मंत्रिमंडल का आकार तय होने के बाद 5 मंत्री पद से हटाए गए। मतलब ध्यान रखना 91वां संविधान संशोधन 2003 लिख देना। और इसके तहत क्या किया गया, केंद्र और राज्य में मंत्रिमंडल का आकार तय कर दिया। कितना है, 15%, कुल सीटों का 15%, जितनी सीटें हैं कुल सीटों का 15% से ज्यादा नहीं होगा, तो उनका आकार तय कर दिया है। प्रथम विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 4। प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य। हमने कहा पहले विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत, लेकिन निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य। 2002 में उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य कौन थे? पहले मनोनीत एंग्लो इंडियन थे रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। अब तो एंग्लो इंडियन को हटा दिया, लेकिन पहले वाले को याद रख लेना बस। इंपोर्टेंट तो नहीं है इतना, इंपोर्टेंट है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम, और पहला मुख्यमंत्री नित्यानंद और पहला निर्वाचित नारायण दत्त तिवारी, ये इंपोर्टेंट है। और मंत्रिपरिषद का आकार कौन से संविधान संशोधन में तय हुआ? 15% किया गया कुल सीटों का, वो हुआ है 91वां संविधान संशोधन 2003 में। आगे देखो, अब देखो हमने बीच की विधानसभा नहीं बताई आपको, पीडीएफ में से यहां से बिल्कुल नहीं दी बीच की, क्योंकि आवश्यक नहीं है। आप लोग केवल जो हाल ही में विधानसभा चल रही है उसकी बात देखो। अब जरा 5वीं विधानसभा चल रही है तो उसे लगाया हमने यहां पर केवल। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा, तीसरी चौथी नहीं बताई हमने, पहली और दूसरी बता दीजिए। प्रथम बताइए आपको जी, तीसरी चौथी नहीं बताई, प्रथम बताइए जी। आइए जरा, उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा का चुनाव 14 फरवरी 2022 को हुआ, 5वीं विधानसभा का। और कुल मतदान कितना हुआ? 5वीं विधानसभा में 65.37% कुल मतदान हुआ, जिसमें सर्वाधिक मतदान हरिद्वार जिले से हुआ और सबसे कम मतदान अल्मोड़ा से हुआ है। जो अभी चल रही है 5वीं विधानसभा चल रही है उत्तराखंड में, और इसमें सर्वाधिक मतदान कहां से हो रखा है? सर्वाधिक मतदान हरिद्वार से हुआ है और सबसे कम मतदान अल्मोड़ा जिले से हुआ है। जो सबसे कम मतदान हम लोग पढ़कर चलेंगे अल्मोड़ा से। और पहली विधानसभा के चुनाव 14 फरवरी 2022 को हुए और 65.37% मतदान हुआ था इसमें कुल। 70 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला, जबकि कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिली। हमने कहा कि अभी सरकार किसकी चल रही है? 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा सरकार की चल रही है, 47 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत है। और पहली बार 5वीं विधानसभा में कितनी महिला? 8 महिला प्रत्याशियों को विजय प्राप्त हुई थी। वर्तमान में 9 चल रही है। बाद में एक उपचुनाव हुआ था, 9 महिला चल रही है। अब बागेश्वर सीट से हुआ था जी एक उपचुनाव जी। तो वर्तमान में 5वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 9 है। राज्य के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। 5वीं विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर वंशीधर भगत बने। 5वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है? ये अंडरलाइन करें, वंशीधर भगत है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कौन से नंबर के बने हुए? 12वें नंबर के। 5वीं विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी, प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और कौन से नंबर के? 12वें। और राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है रितु खंडूरी। अब तक विधानसभा में अध्यक्ष नहीं बनी कोई महिला, अब रितु खंडूरी है वर्तमान में जो चल रही है, और ये पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है उत्तराखंड में। 2022 विधानसभा पर्वतीय जिलों की 34 सीटों में 33 सीटों पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा अधिक रहा है। केवल पुरोला सीट पर पुरुष वोट अधिक पड़े। ये लिखा देखो यहाँ पर, 2022 विधानसभा पर्वतीय जिलों में 34 सीटों में 33 सीटों पर, पर्वतीय जिलों में 34 सीटें हैं, उनमें से 33 सीटों पर मतदान अधिक रहा है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का मतदान अधिक रहा है पुरुषों की अपेक्षा 33 सीटों पर। केवल पुरोला सीट पर पुरुषों का अधिक रहा है, बाकी सभी पर महिलाओं का परसेंटेज अधिक चला है मतदान में। अब देखो ये लिखे देखो यहाँ पर जी, उत्तराखंड विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में 11 सीटें हैं विधानसभा की। सर्वाधिक सीटें कहां पर है? हरिद्वार में विधानसभा की। और देखो देहरादून में कितनी है? 10 है विधानसभा की। और देखो 3 आरक्षित है हरिद्वार में, जवालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा। एससी की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार में, अंडरलाइन कर लेना। देहरादून में देखो, देहरादून में आरक्षित सीट कितनी है? 2 है, एक एससी की राजपुर, एक चक्राता एसटी की है। तो मैंने कहा देहरादून में 10 सीटें हैं, उधम सिंह नगर 9,
और देखो यहाँ पर जरा, उधम सिंह नगर में एक ईयर है जी एसटी की 2 ही सीटें उत्तराखंड में, एक तो उधम सिंह नगर में आरक्षित है और एक कहाँ जी चक्राता में आरक्षित है एसटी की। चक्राता कहाँ है? देहरादून में। उधम सिंह नगर में 9 सीटें हैं, पौड़ी में 6 सीटें हैं, टिहरी में 6, पौड़ी में 6, टिहरी में 6 और देखो जरा नैनीताल अल्मोड़ा में भी 6 जो सीटों की संख्या है। आगे ये सीटें आज छोड़ देना बस, हमने बताया चक्राता और नानक माता। देखो बस अभी टाइम नहीं है आपके पास इतना पढ़ने का कि सब चीजें पढ़ोगे। मेन चीज आपको दे रहे निकाल कर जी हम। पिथौरागढ़ में 4, उत्तरकाशी में 3 और चमोली में भी 3। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। सबसे अधिक सीटें विधानसभा की कहाँ? हमने कहा हरिद्वार में सबसे अधिक सीटें हैं। देहरादून में 10 है, उधम सिंह नगर में 9 है, उधम सिंह नगर में 9 है और चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में 2-2 सीटें हैं। चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में 2-2 सीटें हैं। देख कर चलेंगे हम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आइए जरा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी। अभी तक सभी मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल नारायण दत्त तिवारी का रहा है। और तीरथ सिंह रावत भी एक बार मुख्यमंत्री बने हैं। राज्य में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे? तीरथ सिंह रावत। सबसे अधिक समय तक, सबसे लंबे समय तक नारायण दत्त तिवारी और सबसे कम समय तक तीरथ सिंह रावत रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, प्रथम निर्वाचित नारायण दत्त तिवारी है। और देखो इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री में एक नित्यानंद स्वामी है। पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद, ये अंतरिम बने थे, और पहले निर्वाचित नारायण दत्त तिवारी। आप देखो 12वें कौन चले? पुष्कर सिंह धामी। तो ये 12वें नंबर के मुख्यमंत्री। लेकिन एक बात देखो जरा, भुवन चंद्र खंडूरी 4थे नंबर पर, फिर 6ठे नंबर पर कौन है? 5वें पर कौन है? रमेश पोखरियाल। 6ठे पर फिर भुवन चंद्र खंडूरी है। 2 बार आ गए ये व्यक्ति, समझ रहे आप लोग। देखो इसके बाद पुष्कर सिंह धामी 11वें नंबर पर, 12वें पर भी कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अगर व्यक्तियों की संख्या गिने, कुल व्यक्ति कितने हैं, तो व्यक्ति मिले जी आपके कितने व्यक्ति, इन सभी में व्यक्तियों की संख्या काउंटिंग करो, कितने व्यक्ति हो रहे? 10 व्यक्ति हो रहे जी। अगर व्यक्तियों को गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो गिन लिया पीछे देखो यहाँ पर जी 9, और देखो सॉरी इसे गिन लिया है, और ये 10 हो गए जी। हाँ, ये पुष्कर सिंह धामी पीछे गिन लिया यहाँ पर जी हमने। तो देखो 10 हुए। इसका मतलब क्या निकला प्रश्न? अगर मुख्यमंत्रियों का क्रम देखो तो क्रम हो गया 12वां वर्तमान में। अगर व्यक्तिगत रूप से देखे कौन सा नंबर है, तो व्यक्तिगत रूप से 10वां है, व्यक्तिगत रूप से 10वां मुख्यमंत्री है जी। और क्रम से देखें हम लोग, क्रम से 12वें मुख्यमंत्री हमारे बनाए हुए पुष्कर सिंह धामी जी। देखो आगे मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। पहला प्रश्न ये भी है कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं जी? राज्यपाल करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। हमने कहा राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब मंत्रिपरिषद कुछ भी काम करेगी। हमने कहा कुल विधानसभा का कितना % है मंत्रिपरिषद में? 15%। मतलब 70 विधायकों का 15% लोग मंत्रिपरिषद में शामिल है। अब ये जो भी काम करेंगे वो सारे काम के जवाब किसे देंगे? बाकी विधानसभा के सदस्यों को ये जवाब देंगे। इसलिए किसके प्रति उत्तर दे रहे हैं? विधानसभा के। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों का 15% होती है। लेकिन मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। अब याद रख के चलेंगे हम लोग, 12 से कम मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती। पीछे पढ़ा था हमने कि बैठक चलाने के लिए 10 से कम नहीं हो सकती है। गणपूर्ति 1/10 पढ़ा था हमने पीछे। हमने मंत्रिपरिषद को किया। अब पढ़ते हैं उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्य। प्रश्न आता है यहाँ से भी। उत्तराखंड से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें। उत्तराखंड गठन से पूर्व श्रीमती सुषमा स्वराज उत्तर प्रदेश विधानसभा से राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुई थी। उत्तराखंड गठन होने से पूर्व श्रीमती सुषमा स्वराज उत्तर प्रदेश विधानसभा से राज्यसभा सदस्य मनोनीत होकर आई थी यहाँ पर उत्तराखंड में। लेकिन राज्य गठन के बाद सुषमा स्वराज को उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य माना गया है। उनके साथ मनोहर कांत ध्यानी और संघ प्रिय गौतम को उत्तराखंड में राज्यसभा
सदस्य बताया गया था। तो हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में जो राज्यसभा की सीटें मिली थी वे मनोहर कांत को मिली थी, और देखो संघ प्रिय गौतम को मिली थी, और किसे, सुषमा स्वराज को मिली थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्य विधानसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य कौन रही है? मनोरमा शर्मा। पहले सुषमा स्वराज यूपी से ही आ गई थी। तो देखते उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य मनोरमा शर्मा डोबरियाल है पूरा नाम, और 2014 में चुनी गई थी पहली महिला यहाँ से जी। यह प्रदेश की पहली महिला मेयर भी रह चुकी है। तो पहली महिला मेयर कहां पर रही? देहरादून में। मनोरमा शर्मा डोबरियाल उत्तराखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य है, और ये उत्तराखंड की पहली महिला मेयर भी रह चुकी है। 2022 में कल्पना सैनी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई, जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला सदस्य है। तो कल्पना सैनी हम लोग देखकर चलेंगे 2022 में यहां से निर्वाचित हुई, दूसरी महिला सदस्य बनी है उत्तराखंड में राज्यसभा की। तो हम लोग देखकर चलेंगे कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में? 3 सीटें हैं राज्यसभा की उत्तराखंड में। देखिए आगे जरा, उत्तराखंड क्षेत्र से लोकसभा आम चुनाव। राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं। कहां कहां पर है ये भी याद रखना, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल। इन 5 जिलों में उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें, 5 लोकसभा की सीटें उत्तराखंड में। 2004 के चुनाव तक हरिद्वार लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी, किंतु 2006 परिसीमन के बाद अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। मतलब हमें देखकर चलना है ये कि 5 सीटें उत्तराखंड में लोकसभा की आरक्षित है। इन 5 में से पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल है। 2004 के चुनाव तक हरिद्वार लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए था। मतलब हम लोग देखकर चलेंगे अनुसूचित जाति एससी के लिए हरिद्वार लोकसभा सीट होती थी पहले, 2004 तक थी लेकिन आरक्षित थी। 2006 में परिसीमन हुआ, इसके बाद अल्मोड़ा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी। अब अल्मोड़ा है, पहले हरिद्वार होती 2004 से पहले, अब अल्मोड़ा है 2006 के बाद। हम लोग देखकर चलेंगे प्रत्येक लोकसभा के अंतर्गत कितनी विधानसभाएं, 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं एक लोकसभा में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित विधानसभा में उत्तराखंड क्षेत्र से गोविंद वल्लभ पंत, महावीर त्यागी, हरगोविंद पंत, ठाकुर, कृष्ण सिंह, खुर्शीद लाल आदि लोग शामिल थे। अभी हम लोग इसे छोड़ देंगे यहाँ से, हमें इसे प्रश्न को नहीं देखना, अभी पेपर के लिए हम लोग देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के वाले प्रश्न को अभी छोड़कर चले, बाद में याद कर लेना इसे। अभी बस इतना देखकर चले, एक लोकसभा क्षेत्र में उत्तराखंड से 14 सीटें हैं विधानसभा की, और हरिद्वार पहले होता था 2004 तक, लेकिन 2004 के चुनाव के बाद हम लोग देखकर चलते हैं 2006 में कौन बन गया? अल्मोड़ा एससी सीट आरक्षित कर दी। 5 सीटें लोकसभा की उत्तराखंड में, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल में है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ? 1952 से 57 में। कांग्रेस पार्टी के भक्त दर्शन को सांसद चुना गया। पौड़ी गढ़वाल में लोकसभा सीट से प्रथम आम चुनाव हुआ है लोकसभा का 1952 से 57। भक्त दर्शन को सांसद चुना गया, जो लगातार इस सीट पर 4 बार 1957 से 62, 62 से 67, 67 से 71 तक सांसद चुने गए थे। लगातार 4 बार सांसद रहे हैं भक्त दर्शन, हम लोग देखकर चलेंगे। नैनीताल लोकसभा सीट से प्रथम एवं दूसरी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सीडी पांडे सांसद चुने गए। इन्हें भी छोड़ दो आप लोग, अभी इन्हें भी छोड़कर चले, हमें देखना है टिहरी से, बस ये टिहरी इंपॉर्टेंट है। टिहरी लोकसभा सीट पर प्रथम लोकसभा में कमलेंदु शाह सांसद चुनी गई थी, जो राज्य की प्रथम महिला सांसद है, ये इंपॉर्टेंट है बस। उत्तराखंड की प्रथम महिला सांसद का नाम कमलेंदु शाह, अंडरलाइन करके चलेंगे। प्रथम महिला सांसद कौन बनी है? कमलेंदु शाह बनी है। और देखो प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे, ये प्रश्न याद रखो। कौन कौन से प्रश्न है तो ध्यान देंगे। प्रथम आम चुनाव 1952 से 57, और देखो टिहरी लोकसभा सीट पर प्रथम लोकसभा में कमलेंदु शाह सांसद चुनी गई। राज्य की प्रथम महिला सांसद कमलेंदु शाह। बाकी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, अभी नैनीताल भी छोड़ दो, पौड़ी भी छोड़ दो, ये भी अभी छोड़कर चलो। ये जो बताया इन्हें छोड़कर चलो, अभी जहां पर प्रश्न की बात चल रही है उसी को देखो जरा। करंट वाले में आप लोग याद कर लेना कौन सी सीट से जीत कर आया है। जैसे हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जीत कर आए हैं, आप लोग करंट में याद कर लेना। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत आए हैं। जैसे हरिद्वार सीट से अभी लोकसभा में कौन है? हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत है हरिद्वार में, त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से है, और हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत है
तो टिहरी से कौन है? टिहरी से, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, हम लोग कहेंगे माला राज्य लक्ष्मी शाह, माला राज्य लक्ष्मी शाह, ये टिहरी से। पौड़ी से कौन है? पौड़ी से हम लोग पौड़ी से देखेंगे तो पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी, अनिल बलूनी पौड़ी से, पौड़ी से अनिल बलूनी पौड़ी से। और नैनीताल से कौन है? नैनीताल से, नैनीताल से, नैनीताल जिले से हैं हम लोग देखकर चलेंगे अजय भट्ट, अजय भट्ट नैनीताल जिले से, अजय भट्ट। उसी के साथ में देखेंगे यहाँ पर जो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जो आरक्षित सीट है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से कौन बने हुए? अल्मोड़ा से अजय टमटा। तो हमने कहा कि 5 लोकसभा सीट है, 5 लोकसभा सीट में कौन चल रहे हैं वर्तमान में, इन्हें ध्यान रख ले। और जो ऊपर कटिंग करवा दी उन्हें काट कर रखे जी, अभी अभी उन्हें करने की आवश्यकता नहीं जी, आप लोग उनके चक्कर में मत पड़ना, भी परेशान हो जाओगे। अब देखो जी, उत्तराखंड की पॉलिटी में हमने ये काम किया है। उसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। आइए जरा, अब देखो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ये, और यहाँ पर ला करके हम लोग समाप्त कर रहे हैं जी। मतलब हाई कोर्ट से संबंधित सारी मुख्य बातें हम लोग यहाँ पर कर लेंगे जो उत्तराखंड हाई कोर्ट से संबंधित होगी। आइए जरा, देखो यहाँ पर लिखे थे 17वीं लोकसभा, हम लोग यहाँ भी उनके नाम लिख सकते हैं। अब इनके नाम देखो, टिहरी से कौन है? माला राज्य लक्ष्मी शाही चल रही है 2024 में। और पौड़ी से हमने आपको बता दिया कि पौड़ी से कौन अलग आ गए जी, यहाँ पर अनिल बलूनी आ गए, अनिल बलूनी पौड़ी से। 18वीं लोकसभा है, 17वीं, अनिल बलूनी पौड़ी से आ गए, अब चेंज होकर के। और टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, पौड़ी से अनिल बलूनी। और हरिद्वार से कौन है? हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अब हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत है या त्रिवेंद्र रावत है हरिद्वार से। और नैनीताल से कौन है? नैनीताल से, नैनीताल से अजय भट्ट। और अल्मोड़ा से अजय टमटा, सही कर लेना। आइए जरा, उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 216 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार नियुक्त करेंगे। अनुच्छेद 216 के तहत हम लोग देखेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति 216 में, और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और 214 में क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य को एक हाईकोर्ट मिलेगा 214 में। 216 में क्या है? हम लोग पढ़कर चलेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। 217 में क्या है? अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेगा। अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत कौन करेंगे? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राज्य के राज्यपाल की, और हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह होगी सुप्रीम कोर्ट के, और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह होगी जिस राज्य में हाई कोर्ट बना हुआ है उस राज्य के। तो उस राज्य के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से हम लोग देखकर चलेंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी अनुच्छेद 217 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचयी निधि पर भारित होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचयी निधि पर भारित होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, अब राज्य की संचयी निधि पर भारित से मतलब क्या होगा? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचयी निधि पर भारित से मतलब क्या होगा कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उनका वेतन कहां से मिलेगा? राज्य में। राज्य सरकार का एक कोष होता है जहां पर पैसा जमा होता है, जो भी टैक्स जाता है राज्य सरकार के पास वो सारा टैक्स राज्य की संचयी निधि में जमा होता है। उसी संचयी निधि से फिर वेतन मिलता है अधिकारियों को। हमने कहा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भी कहां से मिलेगा? राज्य की संचयी निधि से मिलेगा। लेकिन पेंशन भत्ता भारत की संचयी निधि से मिलेगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। पेंशन भत्ता मिलेगा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भारत की संचयी निधि से, और वेतन कहां से मिल रहा है? राज्य की संचयी निधि से। दोनों पॉइंट अलग अलग है। उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए वो व्यक्ति।
और 62 वर्ष तक वो पद धारण कर सकता है। न्यूनतम आयु कुछ नहीं दी है न्यायाधीश बनने के लिए, अधिकतम आयु है 62 वर्ष। 62 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पर रह सकता है राज्य में, हाई कोर्ट में। और बनने के लिए कम से कम वो 10 वर्षों तक किसी न्याय कार्य से जुड़ा हो, 10 वर्षों तक। मौलिक अधिकारों का संरक्षण हाईकोर्ट के प्रारंभिक अधिकार की अधिकारिता के अधीन आता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है। कितनी रिट जारी करता है? उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के लिए 5 रिट, लिख देना 5 रिट। हमने कहा अगर किसी के मूल अधिकार छिन जाए, मूल अधिकार लेने के लिए हाईकोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। और हाईकोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? 5 प्रकार की रिट जारी करता है हाईकोर्ट मूल अधिकार के लिए। अब देखो 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय, देश का 20वें नंबर का हाईकोर्ट 9 नवंबर 2000 को गठन किया गया नैनीताल में। देश का 20वें नंबर का हाईकोर्ट कब गठित हुआ? नैनीताल में हुआ है 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां हाईकोर्ट बना है। 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां हाईकोर्ट बना है। और देश का 20वां हाईकोर्ट कहां बना है? नैनीताल में बना है 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड हाईकोर्ट के सृजन के समय न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। सृजन क्या होता है? निर्माण। उत्तराखंड हाईकोर्ट बनने के समय वहां पर न्यायाधीशों की संख्या उत्तराखंड में 7 थी। 2003 में बढ़कर कितनी हो गई? 9 कर दी गई। वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट न्यायालय में 9 स्थायी न्यायाधीश और 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रावधान चल रहा है उत्तराखंड हाईकोर्ट में। प्रश्न सुनो दोबारा, उत्तराखंड हाईकोर्ट कौन से नंबर का हाईकोर्ट है? 20वां। कब गठित हुआ? 9 नवंबर 2000 को। मौलिक अधिकारों के लिए कौन से आर्टिकल के तहत हाईकोर्ट में जा सकते हैं? 226 अनुच्छेद। कितने प्रकार की रिट हाईकोर्ट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट हाईकोर्ट जारी करेगा। और देखो उत्तराखंड हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश 9 और अतिरिक्त कितने हैं? 2 न्यायाधीश अतिरिक्त है उत्तराखंड हाईकोर्ट में। आगे चलो, उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन, उत्तराखंड हाईकोर्ट भवन। नैनीताल राजभवन की नींव 27 अप्रैल 1897 को पड़ी। नैनीताल में राजभवन 27 अप्रैल 1897 में नींव रखी गई। 1900 में बनकर यह पूरा हो गया, जिसका नाम गवर्नमेंट हाउस रखा गया। तो नैनीताल राजभवन की नींव 27 अप्रैल 1897 में रखी, 1900 में बनकर तैयार हो गया नैनीताल राजभवन। और राजभवन का निर्माण किसने करा? सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड। राजभवन का निर्माण करा सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने। राजभवन इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पर बनाया गया। राजभवन का निर्माण किस तर्ज पर हुआ? इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पर राजभवन का निर्माण किया गया। नैनीताल राजभवन का डिजाइन का श्रेय किसे जाता है? स्टीवेंस को। तो हमने कहा उत्तराखंड हाईकोर्ट में हम लोग जानकर चलते हैं। जो उत्तराखंड हाईकोर्ट बना है ये 27 अप्रैल 1897 को इसकी नींव पड़ी है और 1900 ईस्वी में इसका कार्य पूरा हो गया और गवर्नमेंट हाउस इसका नाम रखा गया। किसने निर्माण किया? सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने। किसकी तर्ज पर बना? बर्मिंघम पैलेस। बर्मिंघम पैलेस कहाँ? इंग्लैंड का। और नैनीताल राजभवन का डिजाइन किसने बनाया? स्टीवेंस ने। निर्माण सेंटोनी मैकडोनाल्ड और डिजाइन स्टीवेंस ने। और किसकी तर्ज पर? बर्मिंघम पैलेस इंग्लैंड का। कब नींव रखी? 27 अप्रैल 1897 और बनकर तैयार 1900 में। आइए जरा, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संबंधी विशेष। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संबंधी विशेष बातों को देखो। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने अशोक अभ्यंकर देसाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभ्यंकर देसाई थे, जो मार्च 2003 तक पद पर रहे। कोई आवश्यक नहीं 2003 तक तो, लेकिन प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखो, अशोक अभ्यंकर देसाई। ए देसाई, अशोक अभ्यंकर देसाई। अशोक अभ्यंकर देसाई उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाहक भी रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश अशोक अभ्यंकर देसाई और पहले कार्यवाहक अशोक अभ्यंकर देसाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के तीसरे मुख्य न्यायाधीश एस सिरपुरकर। उत्तराखंड हाईकोर्ट के तीसरे मुख्य न्यायाधीश एस सिरपुरकर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के 7वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खैर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के 7वें मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? जगदीश सिंह खैर। उत्तराखंड हाईकोर्ट के 7वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खैर, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर 44वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। उत्तराखंड हाईकोर्ट के 7वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खैर
सुप्रीम कोर्ट में जाकर 44वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जगदीश सिंह खैर। जगदीश सिंह खैर सिख समुदाय के पहले व्यक्ति थे। सिख समुदाय के पहले व्यक्ति जगदीश सिंह खैर थे। सुप्रीम कोर्ट के 44वें बने हैं और उत्तराखंड के 7वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बने हैं जाकर उत्तराखंड हाईकोर्ट से वे कौन है? जगदीश सिंह खैर। और कौन से नंबर के सुप्रीम कोर्ट में? 44वें। और पहले सिख समुदाय के रहे सुप्रीम कोर्ट में, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, पहले सिख न्यायाधीश थे वहां। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 9वें मुख्य न्यायाधीश KM जोसेफ थे। राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? KM जोसेफ। उत्तराखंड में हम लोग देखकर चलते हैं, जब राष्ट्रपति शासन लगा हरीश रावत के टाइम पर, उस समय KM जोसेफ क्या चल रहे थे? यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश चल रहे थे, 9वें नंबर के थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार कौन रहे? GCM रावत रहे। GCM रावत प्रथम रजिस्ट्रार रहे उत्तराखंड हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से संबंधित मुख्य बात जानिए। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभ्यंकर देसाई और पहले कार्यवाहक भी अशोक अभ्यंकर। और देखो उसी के बाद तीसरे कौन बने? सिरपुरकर। और देखो 7वें कौन? जगदीश सिंह खैर, जो सुप्रीम कोर्ट में 44वें नंबर के बने। और सुप्रीम कोर्ट के पहले सिख न्यायाधीश भी जगदीश सिंह खैर थे। और राष्ट्रपति शासन के समय कौन थे? KM जोसेफ थे। आइए जरा SH कपाड़िया, एक मुख्य न्यायाधीश और देखिए उत्तराखंड में, SH कपाड़िया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के दूसरे मुख्य न्यायाधीश SH कपाड़िया थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के दूसरे मुख्य न्यायाधीश SH कपाड़िया थे। सरोज स्वामी कपाड़िया 2010 से 12 तक सर्वोच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश थे। SH कपाड़िया सर्वोच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने SH कपाड़िया। सरोज स्वामी कपाड़िया 2010 से 12 तक रहे। SH कपाड़िया स्वतंत्र भारत में जन्मे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सरोज स्वामी कपाड़िया थे। अब आइए प्रश्न पर दूसरे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश AA देसाई पढ़े, दूसरे SH कपाड़िया। और SH कपाड़िया सुप्रीम कोर्ट में भी गए 38वें नंबर पर। पीछे एक और गए थे, जगदीश सिंह खैर। जगदीश सिंह खैर कौन से नंबर पर? 44वें नंबर पर गए थे जगदीश सिंह खैर सुप्रीम कोर्ट में। उत्तराखंड से एक और गए, SH कपाड़िया सुप्रीम कोर्ट में 38वें नंबर के थे। और स्वतंत्र भारत में जन्मे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्य न्यायाधीश सरोज स्वामी कपाड़िया। और पारसी समुदाय के पहले व्यक्ति है, पारसी समुदाय के पहले व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में। आइए जरा अधीनस्थ न्यायालय, डायरेक्ट प्रश्न देख रहे हैं केवल जी हम लोग पेपर के लिए अभी। अधीनस्थ न्यायालय में देखेंगे प्रत्येक जिले में 3 तरह के न्यायालय होते हैं। एक दीवानी या सिविल न्यायालय, दूसरा फौजदारी या आपराधिक न्यायालय और एक है भू राजस्व न्यायालय। दीवानी या सिविल, फौजदारी या आपराधिक और एक है भू राजस्व न्यायालय। जिले का न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। मतलब दीवानी मामले वही है आपके जो जमीनी विवाद वाले हैं। जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है कोई न्यायाधीश, तब उसे न्यायाधीश को क्या बोलते हैं? जिला न्यायाधीश। और जब वही न्यायाधीश फौजदारी मामले देखता है, लड़ाई झगड़ों वाले, तब उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। उसी न्यायाधीश को जब वो फौजदारी मामले देखता है तो सत्र न्यायाधीश या सेशन जज कहलाता है। और जब वो दीवानी मामले देखता है तो उसे क्या बोलते हैं? जिला न्यायाधीश बोलते हैं। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श पर करता है। आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है हाईकोर्ट के परामर्श पर। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह से करेगा? हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय के परामर्श पर सलाह से करेगा, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो देखो जिला न्यायाधीश कब कहलाएगा? सत्र न्यायाधीश या सेशन जज कब कहलाएगा? जिला न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता का कार्य किया हो। जिला न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 7 वर्षों तक एडवोकेट रहा हो। हम लोग देखकर चलेंगे कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश कब बनेगा? जब वो 7 वर्षों तक कम से कम एडवोकेट के रूप में रहा हो। और राज्य में मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए 45वें नंबर का फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया भारत में। उत्तराखंड का फास्ट ट्रैक कोर्ट कौन से नंबर का? 45वां। इसे कहते हैं त्वरित न्यायालयों का गठन किया गया 2001 में। त्वरित न्यायालय, तुरंत कार्यवाही होती है जिस पर जी, त्वरित, तुरंत। तो देखिए 45वें नंबर का फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां बना है? उत्तराखंड में। मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए कब बना है? 2001 का है। 1 नवंबर 2011 में राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया। लोकायुक्त विधेयक
कहां पारित हुआ है? राज्य विधानसभा में। राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक कब पारित हुआ? 1 नवंबर 2011 को। 1 नवंबर 2011 को राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया था। 1 नवंबर 2011 को राज्य विधानसभा में। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च 2002 को किया गया। अंडरलाइन करेंगे। प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च 2002 को हुआ और प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुआ। प्राधिकरण अधिनियम कौन सा है? 1987 वाला। 1987 के अधिनियम के तहत यहां पर प्राधिकरण सेवा प्राधिकरण हम लोग देखकर चलेंगे गठित हुआ है 20 मार्च 2002 को। जिसका संचालन अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल में किया जा रहा है, जिसका संरक्षक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है। आपको मेन टॉपिक करा रहे हैं अपर पीसीएस के लिए जी हम लोग जी, जो मेन टॉपिक है केवल उसी को उठाकर चल रहे जी पेपर के लिए हम लोग। आइए जरा नेक्स्ट आगे। उत्तराखंड के प्रथम प्रशासनिक अधिकारी, उत्तराखंड के प्रथम प्रशासनिक अधिकारी को देखो जरा। प्रथम प्रशासनिक अधिकारी राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत। उत्तराखंड के दूसरे और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य। पहले निर्वाचित यशपाल आर्य और पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत है। और पहले निर्वाचित प्रकाश पंत और नंबर क्या है? दूसरा है जी। अब उत्तराखंड के दूसरे हैं क्योंकि पहले तो प्रकाश पंत थे लेकिन वे निर्वाचित नहीं थे, तो पहले निर्वाचित यशपाल आर्य। मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष विजेंद्र जैन। राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एनपी नवानी। राज्य के प्रथम लोकायुक्त एस.एच. रजा। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आर.एस. टोलिया। प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांसरण। प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष संतोष चौहान और उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। प्रथम शिक्षा सचिव एन रविशंकर। और देखो उत्तराखंड में विद्या आयोग के प्रथम अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष आर के दर और 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे। इंपोर्टेंट है दोनों। और इंपोर्टेंट है महिला में, महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और प्रथम पुलिस महानिदेशक और प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक भी। प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त आर.एस. टोलिया और मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष और लोक सेवा आयोग के इंपोर्टेंट है जी। हम लोग देखकर चले, ये पॉइंट मुख्य पड़ जाते हैं कभी जी, ध्यान देकर चलना। करंट वाले पढ़ लेना भी, करंट के भी हमने लेक्चर डाला था उत्तराखंड के जो मंत्रिमंडल है उसमें डाला था, वहां से पढ़ लेना करंट में। अब देखो इंपोर्टेंट यहां पर जी, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष। उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग में पहला अध्यक्ष कौन बना? आर के दर। उत्तराखंड में वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष आर के दर। और देखो यहां पर जरा 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे है। इंदु कुमार पांडे 5वें पर भी रहे और तीसरे पर रहे। 5वें और तीसरे पर इंदु कुमार, पहले पर आर के दर है, दूसरे पर जीसी श्रीवास्तव और चौथे पर टीएस पपोला। तीसरे 5वें पर इंदु कुमार है। वर्तमान में कौन चल रहे जी? इंदु कुमार पांडे। अभी याद रखो केवल 5वें को और पहले को याद रखो। अभी पहले वित्त आयोग के आर के दर और 5वें कौन चल रहे जी? इंदु कुमार पांडे चल रहे वर्तमान में। ये हम लोग कर चुके जी यहाँ पर जी। अब देखो जरा 18वीं लोकसभा कर देना यहाँ पर और सांसद के नाम लिख दिया हमने लोकसभा सीट पर। 5 लोकसभा सीट है उत्तराखंड में, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा। 5 लोकसभा की सीटें हैं। इन 5 में देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी की है क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट सबसे छोटी में और सबसे बड़ी में। सबसे बड़ी पौड़ी की, सबसे छोटी हरिद्वार की। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी हरिद्वार की है और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी पौड़ी की है। मतदाता सबसे अधिक कहाँ मिलेंगे? मतदाता सबसे बड़ी मतदाता में हरिद्वार और मतदाता में सबसे छोटी पौड़ी, जबकि क्षेत्रफल में बड़ी पौड़ी है और क्षेत्रफल में छोटी हरिद्वार है। दोनों विपरीत है अपने। देखो जरा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा में है। 18वीं लोकसभा के चुनाव वर्ष 2024 में होंगे। 2024 में हो चुके हैं जी, आप लोग ध्यान रखना जरा, हमने करंट वाले लिखवा दिए होने के बाद जी। उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था, उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था है, इसे देखते हैं जरा हम लोग। अब यहां से भी प्रश्न बार बार उठाए पेपर में, तो देखकर चलते हैं उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था को।
भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयास वायसराय लॉर्ड मेयो ने किया। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ है, सबसे पहले जो प्रयास किया है वायसराय लॉर्ड मेयो ने किया है। जबकि भारत में हम लोग पढ़कर चलते स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को मानते हैं। सर्वप्रथम पंचायत राज का प्रारंभ करने का प्रयास लॉर्ड मेयो ने किया, जबकि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है। दोनों को अंडरलाइन करके चलना, 1882 से लॉर्ड रिपन को मानकर चल रहे। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 में हुआ। 2 अक्टूबर लिख देना, 2 अक्टूबर लिख देना है इसके पास में। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ और राजस्थान के नागौर जिले से पहली पंचायत बनी। तो भारत में पहली पंचायत राजस्थान के नागौर में बनी है, 2 अक्टूबर 1959 को होनी है। और पंचायत राज का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के ए से 243 के ओ तक पंचायती राज व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। हम लोग पढ़कर चलते हैं। इसी के साथ आइए 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत हम लोग जानेंगे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। इंपोर्टेंट पॉइंट है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन में मिला? 73वें के तहत मिला है, 1992-93 के तहत। और 11वीं अनुसूची से संबंधित है। पंचायती राज का उल्लेख किसमें मिलेगा? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख मिलेगा। हमें देखकर चलना है 11वीं अनुसूची में। उसी के साथ हमें पढ़ना है 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू किया गया। तो पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ भारत में? हम लोग पढ़कर चलेंगे 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ है। और 24 अप्रैल को लिख देना, पंचायत दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। पंचायत दिवस कब का है? 24 अप्रैल का है पंचायत दिवस। पंचायत दिवस लिखकर चलना है, 24 अप्रैल का। 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू किया गया। देखो जरा आगे, उसी के साथ में आगे चलेंगे हम लोग जरा इसमें। आइए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची का विषय? राज्य का, संघ का या संवर्ती का? राज्य सूची का विषय है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। और इसमें कितने विषय पंचायत के तहत? 29 विषय दिए हैं। राज्य सूची में कितने विषय पंचायत के लिए? तो 29 विषय का उल्लेख है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखो। यहां से बार बार प्रश्न उठे आरक्षण में। पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में? 243 के डी में। पंचायतों का कार्यकाल किस में? 243 के ई में। पंचायतों में अयोग्यता से संबंधित पंचायतों में 243 के एफ में। पंचायत का कार्य और शक्ति किस में? जी में। कार्य शक्ति जी में। कार्यकाल अवधि या कार्यकाल ई में है। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है पंचायत का, 5 वर्ष का कार्यकाल है। पंचायतों में जो सीटें आरक्षित हैं हम लोग देखकर चलेंगे 243 के डी के तहत आरक्षण है पंचायतों में। उसी के तहत पढ़ेंगे 243 के आई में राज्य वित्त आयोग। 243 के आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग। और 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। इंपोर्टेंट, आई में वित्त आयोग, के में निर्वाचन आयोग। के में क्या मिल रहा हमें? निर्वाचन आयोग। और डी में आरक्षण, ई में कार्यकाल, एफ में अयोग्यता, जी में पंचायतों का कार्य और शक्ति, आई में वित्त आयोग और 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग। 243 के हम लोग यहां पर पढ़कर चलते हैं के में जी। आगे देखो, मार्च 2008 में पारित पंचायती अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। 12 मार्च कर देना इसे। 12 मार्च 2008 में उत्तराखंड में पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितना हो गया? 12 मार्च 2008 से हम लोग कहें 50% हो गया पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण। पहले कितना था? 33%। पंचायत अधिनियम संशोधन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? भुवन चंद्र खंडूरी। पंचायत अधिनियम संशोधन के समय जो सीएम मिले उनका नाम भुवन चंद्र खंडूरी था। राज्यों में पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। 3 स्तरीय व्यवस्था, जैसे सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उससे ऊपर क्षेत्र पंचायत और उससे ऊपर जिला पंचायत है। तो हम लोग पढ़कर चलते हैं पंचायती राज अधिनियम संशोधन के समय मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी थे और पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। 29 विषय हम लोग देखकर चलेंगे। यहाँ पर जरा हम लोग जानेंगे यहाँ पर जी, राज्य में पंचायती राज के 29 विषयों में से
14 विषय 2002-3 में ही लागू हो गए। हम लोग 14 विषय कब लागू हुए इसे इंपोर्टेंट नहीं मानेंगे हम लोग यहाँ पर अभी, क्योंकि पेपर के लिए केवल मेन पॉइंटों को भी देखकर चले। पंचायतों में कितने विषय, 29 विषय, कौन से अनुसूची में, 11वीं में है, और 11वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन से इसका संबंध हम जोड़कर चलेंगे। पंचायती राज का संबंध किससे? सत्ता के विकेंद्रीकरण। अंडरलाइन करके चलेंगे, ये प्रश्न कई बार आया है पेपर में। सत्ता के विकेंद्रीकरण से पंचायत राज का संबंध है। पंचायती राज का संबंध जोड़कर चलेंगे, सत्ता के विकेंद्रीकरण। पंचायत के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। हम लोग पढ़कर चलेंगे, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाह रही है यहाँ पर जी? 21 वर्ष चाह रही है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 माह में निर्वाचन होना आवश्यक है। मतलब जिसका कार्यकाल मतलब पूरा हो गया, 5 साल होने वाले हैं, तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। हमने कहा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी चाहिए प्रत्याशी की? 21 वर्ष। मतलब प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष आयु चाहिए। क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, प्रधान हो, या हम लोग कहें पंचायत सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायती राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब बना था? 1947 में। उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम 1958 में, जबकि क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद अधिनियम 1961 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम 1958 का, जबकि क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद अधिनियम 1961 में बना। हम लोग यहाँ पर पढ़कर चलेंगे, उत्तर प्रदेश में संयुक्त पंचायत राज अधिनियम कब का? 1947। इंपोर्टेंट है ये। और देखो जरा आगे, सॉरी, आगे लिखा है इसमें, उत्तराखंड पंचायत राज संशोधन विधेयक कब आया? 2019 में। इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड में पंचायत राज संशोधन विधेयक 2019। ये जो लिखा ना 1947 में, उत्तर प्रदेश संयुक्त पंचायत राज अधिनियम 1947 का है, उत्तर प्रदेश का। अब देखो उत्तराखंड में पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2019 में, लेकिन कब आ गया था? 17 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने पंचायत राज विधेयक पास किया, जो 4 अप्रैल 2016 को लागू किया गया। इंपोर्टेंट है ये पॉइंट। उत्तराखंड में पहली बार उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 4 अप्रैल 2016 को। इससे पहले तो यूपी का चल रहा था। तो उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब लागू हो रहा है? 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, 4 अप्रैल 2016 को। जून 1929 में पंचायती राज विधेयक संशोधन हुआ, 1919 में, सॉरी, हमने कहा 2019 में संशोधित हुआ पंचायती राज विधेयक उत्तराखंड का। पहली बार उत्तराखंड में अपना खुद का पंचायती राज अधिनियम कब आया? 4 अप्रैल 2016 को। और इसे संशोधित कब किया? जून 2019 में। संशोधित करके देखो जरा क्या योग्यता है ये संशोधित करके। पंचायती विधेयक संशोधन के तहत अधिकतम 2 बच्चे वाले सदस्य ही पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। अधिकतम 2 बच्चों वाले सदस्य ही पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास शैक्षिक योग्यता रखी गई, जिसमें महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए, पुरुषों के लिए 8वीं पास योग्यता। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों की और महिलाओं की योग्यता कितनी रखी है? 8वीं पास। पंचायत का कोई प्रतिनिधि एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता है। जैसे वो प्रधान भी बन जाए, या वार्ड मेंबर भी बन जाए, एक साथ 2 पद कोई नहीं ले सकता है, एक ही पद पर रहेगा वो आसीन। आइए जरा यहां पर हम लोग देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायत है। त्रिस्तरीय में एक जिला पंचायत है सबसे ऊपर, जिला पंचायत के नीचे क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र पंचायत के नीचे ग्राम पंचायत। ये हम लोग देखेंगे पंचायत में 3 स्तर यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग पढ़कर चलेंगे, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो पहले हम लोग देखेंगे जिला पंचायत को। जिला पंचायत को देखें आप लोग, पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एक शीर्ष निकाय है। सबसे ऊपर पंचायत में कौन है? जिला पंचायत। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? हम लोग कहेंगे 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता द्वारा जिला पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। जिला पंचायत के सदस्यों को कौन चुनते हैं? जनता चुनती है, जिनके 18 वर्ष आयु हो चुकी है और मतदाता सूची में उनका नाम है, वे वोट डालते हैं जिला पंचायत के सदस्यों के लिए। कितने जिला पंचायत के सदस्य मैदान में और पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं, किस प्रकार से, वो देखो जरा। पर्वतीय क्षेत्रों में 24,000 तक की जनसंख्या में न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे जिला पंचायत के, और मैदानी क्षेत्रों में 50,000 तक की जनसंख्या में न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे। पर्वतों में, पहाड़ों में कम जनसंख्या रहती है, इसलिए वहां 24,000 तक की जनसंख्या में 2 जिला पंचायत के सदस्य। मतलब हमने कहा
2, 4, 10, 20 गांव मिलाकर के यदि 24,000 हो गए सदस्य वहां पर जी, 24,000 मतदाता हो गए 2, 4, 10, 20 गांव मिलाकर के, तो वहां पर 2 जिला पंचायत की सीट बना देंगे परवर्तों में। और मैदान में हमने कहा 10-20 गांव मिलाकर 50,000 हो गए, 10-20 गांव मिलाकर 50,000 हो गए, तो मैदान में 50,000 की जनसंख्या पर 2 जिला पंचायत की सीट होंगी। 2 जिला पंचायत की सीट कितनी संख्या पर? 50,000 की जनसंख्या पर। हमने कहा आपका गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, 10-20 गांव मिलाकर के 50,000 की संख्या पर 1 जिला पंचायत की सीट घोषित हो जाएगी उनमें से किसी भी एक क्षेत्र में जी। अब देखो, और पर्वतों में 24,000 की जनसंख्या पर 1 जिला पंचायत की सीट घोषित हो जाएगी पर्वतों पर। आइए, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब कहने का अर्थ क्या है कि हम लोगों ने, आप लोगों ने, जनता ने जिला पंचायत के सदस्य चुने हैं। हमने कहा 10-20 गांव मिलकर के 2 जिला पंचायत की सीट बना दी पर्वतों पर और 2 जिला पंचायत की सीट बना दी मैदान में। 24,000 की जनसंख्या पर पर्वतों पे और 50,000 की जनसंख्या में मैदान में बना दी जिला पंचायत की सीटें। अब ये जिला पंचायत सदस्य तो बन गए। अब ये सारे सदस्य जो बने हैं जिला पंचायत के, ये अपनों में से एक अध्यक्ष को बनाएंगे, एक उपाध्यक्ष को। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जनता वोट नहीं डाल रही है, जनता ने तो केवल सदस्य को चुना है जिला पंचायत के। ये सदस्य अपनों में से फिर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनकर चलेंगे। आइए जरा आगे। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का पीठासीन होता है। जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत का जो सचिव है मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है जिला पंचायत का सचिव। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समिति बनाती है, जिनमें 6 प्रकार की समिति बनाई जाती है। हमने क्या पढ़ा अब तक कि जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनका चुनाव डायरेक्ट जनता करती है और फिर जिला पंचायत के सदस्य अपनों में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष को चुनती है। और कितनी संख्या पर जिला पंचायत के सदस्य रखे? पर्वतों में 24,000 की जनसंख्या पर न्यूनतम 2 और मैदान में 50,000 की जनसंख्या पर न्यूनतम 2 जिला पंचायत के सदस्य रखे गए हैं। और देखो जरा, जिला पंचायत का सचिव कौन बनता है? मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी। मुख्य विकास अधिकारी को कह सकते हैं सीडीओ, सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी। और पंचायती राज अधिकारी को कह सकते हैं DPRO, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर। पंचायत राज, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर कौन है? पंचायत राज अधिकारी। हम लोग जिला पंचायत में पढ़कर चलेंगे। जिले के लोकसभा राज्यसभा सदस्य, जिले के लोकसभा राज्यसभा सदस्य और राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। हमने कहा जिला पंचायत के और सदस्य किसे मान सकते हो आप? जिला पंचायत के सदस्य तो गए ही हैं चुनकर, लेकिन जिले, उस जिले में लोकसभा के, उस जिले में जो राज्यसभा के सदस्य हैं और उस जिले में जो भी विधानसभा है, जितने विधायक है वहां पर, वे जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये सदस्य जिला पंचायत की कार्यवाही में, बैठक में भाग ले सकते हैं, अपना मत भी दे सकते हैं, परंतु इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दिया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव कैसा प्रस्ताव? जब जिला पंचायत के अध्यक्ष को हटाना हो, जब जिला पंचायत के अध्यक्ष को हटाना हो, उस पर विश्वास न रहा हो, उसे हटाने के लिए मतदान नहीं करेंगे। बाकी किसी भी बिल पर, प्रस्ताव पर ये मतदान कर सकते हैं, बैठक में भाग ले सकते हैं। लोकसभा के सदस्य भी, राज्यसभा के सदस्य भी, विधानसभा के सदस्य भी उस जिले में जो जिला पंचायत बनी है वे भाग ले सकते हैं बैठक में जी जिला पंचायत की। प्रत्येक 3 माह में जिला पंचायत की न्यूनतम 1 बैठक होगी। मतलब जिला पंचायत की बैठक, एक बैठक न्यूनतम 3 माह में होनी जरूरी है। जिला पंचायत का सचिव कौन पढ़ा? सीडीओ पढ़ा या DPRO? सीडीओ पढ़ा हमने और DPRO पढ़कर चले। जिला पंचायत के सचिव को हमने जाना, सचिव ये रहा, मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी, सीडीओ या DPRO। प्रत्येक 3 माह में जिला पंचायत की न्यूनतम 1 बैठक होगी। जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होगा। जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक। आज जिला पंचायत का सदस्य बन गया है कोई, उसे आज से लेकर जिस दिन उसने शपथ ग्रहण कर ली उस दिन से लेकर के और 5 साल तक वो अपने जिला पंचायत के पद पर रहेगा। मतलब उसका कार्यकाल कितना है? 5 साल का है। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 1/3 होगी। जिला पंचायत की बैठक में 1/3 गणपूर्ति होगी। मतलब हमें समझना है कि गणपूर्ति क्या होती है कि यदि बैठक करनी है जिला पंचायत के अध्यक्ष को, तो बैठक में जो जिला पंचायत के सदस्य हैं जितने भी आपके जिले में, उनके 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। गणपूर्ति मतलब संख्या, गण बोलते हैं संख्या को, पूर्ति मतलब पूर्ति होनी चाहिए।
संख्या की पूर्ति होनी चाहिए, और संख्या की पूर्ति क्या रखा है, कुल जिला पंचायत सदस्यों का 1/3, कुल जिला पंचायत सदस्यों का 1/3 उपस्थित होना चाहिए। आपके जिले में जितने भी जिला पंचायत के सदस्य हैं सारे, उनकी बैठक यदि करनी है तो कम से कम 1/3 सदस्य तो आ जाए, तब जाकर बैठक चलेगी। यदि दूसरी बार भी गणपूर्ति 1/3 का अभाव है, मतलब 1/3 दूसरी बार भी नहीं होती दूसरी बैठक में भी, तो तीसरी बार बैठक के लिए गणपूर्ति 1/5 होगी। 1/3 ना होकर फिर 1/5 सदस्यों को आना जरूर पड़ेगा। अब तक तो 1/3 थी, लेकिन बाद में कितनी हो गई, 1/5 हो गई तीसरी बार। जिला पंचायत की 6 समिति कौन कौन सी होती है, नियोजन और विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति, ये जिला पंचायत की समिति होती है। जिला पंचायत के सदस्य 2022 पंचायत राज विभाग उत्तराखंड के तहत हरिद्वार में सर्वाधिक जिला पंचायत के सदस्य, दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा टिहरी में 45, हरिद्वार में 47, पौड़ी में 38 है, और न्यूनतम देखो चंपावत में 15 जिला पंचायत के सदस्य, रुद्रप्रयाग में 18, फिर बागेश्वर में 19। तो सबसे अधिक जिला पंचायत के सदस्य कहाँ है, हरिद्वार में है, और सबसे कम कहाँ है, चंपावत में सबसे कम जी। हरिद्वार के बाद 45 कहाँ मिल रहे हैं, अल्मोड़ा टिहरी में। आइए जरा आगे, क्षेत्र पंचायत हम लोग जानेंगे जी। क्षेत्र पंचायत को, क्षेत्र पंचायत पंचायती राज का मध्य स्तरीय निकाय है। क्षेत्र पंचायत को जानेंगे, पंचायती राज का मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। क्षेत्र पंचायत पंचायती राज का मध्य स्तरीय निकाय है। शीर्ष पर कौन है, ऊपर कौन है जी, जिला पंचायत, बीच में कौन है, क्षेत्र पंचायत, और सबसे नीचे कौन है, ग्राम पंचायत। तो मध्य में कौन आ गया, क्षेत्र पंचायत। तो मध्य स्तरीय निकाय कौन है, क्षेत्र पंचायत है। सबसे ऊपर जिला पंचायत है, और बीच में क्षेत्र पंचायत है, और सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, सबसे नीचे। तो मध्य में कौन मिल गया हमें, क्षेत्र पंचायत। आइए जरा, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को प्रमुख और उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहते हैं। क्षेत्र पंचायत मतलब ब्लॉक पंचायत कह सकते हैं एक प्रकार से, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत। तो देखो जरा, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को प्रमुख, उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहते हैं, और इनके नीचे अतिरिक्त कनिष्ठ उप प्रमुख भी होते हैं। अब देखो कैसे बनते हैं ये सदस्य, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख उप प्रमुख कैसे बनते हैं। जब गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, तो ग्राम प्रधान के चुनाव के साथ में एक वोट आप लोग बीडीसी मेंबर की भी डालते हो। वहां एक सदस्य खड़ा होता है गांव में चुनाव लड़ने के लिए, बीडीसी मेंबर, जो हम लोग कहेंगे ब्लॉक से एक मेंबर आता है बीडीसी मेंबर, ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए एक मेंबर आता है बीडीसी। तो हम लोग देखकर चलते हैं यहाँ पर, तो एक बीडीसी मेंबर होता है हर गांव में। जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, एक एक बीडीसी मेंबर वहां से बनता है। इस प्रकार से ये जो सारे बीडीसी मेंबर बने हैं एक ब्लॉक में जितने भी बीडीसी मेंबर हुए पंचायतों में, वे सारे बीडीसी मेंबर अपनों में से एक प्रमुख को बना देते हैं, एक उप प्रमुख को। अब बताओ, जनता ने तो डायरेक्ट ग्राम प्रधान के चुनाव के साथ बीडीसी मेंबर को वोट डाला था। बीडीसी मेंबर क्षेत्र पंचायत का सदस्य है। वे क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य बीडीसी मेंबर है, एक ब्लॉक में सारे बीडीसी मेंबर मिलकर के फिर अपनों में से एक प्रमुख को और एक उप प्रमुख को चुन लेंगे। तो प्रमुख उप प्रमुख का चुनाव कैसा हो गया, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। हम लोग कहें इनडायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट चुनाव वो होता जिसमें जनता डायरेक्ट चुनती, डायरेक्ट जनता वोट डालती जिसमें वो डायरेक्ट होता। डायरेक्ट तो हम लोग देखते बीडीसी मेंबर को डाला, अब बीडीसी मेंबर ने आपस में जाकर के प्रमुख को बना लिया। आइए जरा, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 20, अधिकतम संख्या कितनी होती है, 40 हो सकती है। एक क्षेत्र पंचायत में न्यूनतम सदस्य संख्या 20 और अधिकतम 40 हो सकती है। एक क्षेत्र पंचायत में अंडरलाइन करेंगे। एक ब्लॉक पंचायत क्या है कि न्यूनतम 20 और एक ब्लॉक पंचायत में अधिकतम 40 हो सकते हैं एक ब्लॉक में बीडीसी मेंबर। पर्वतीय क्षेत्र में 25,000 की जनसंख्या पर 20 सदस्य होते हैं। मैदानी क्षेत्र में 50,000 की जनसंख्या पर 20 सदस्य होते हैं। मतलब एक ब्लॉक में पर्वतीय क्षेत्र में 25,000 की संख्या पर न्यूनतम 20, और एक ब्लॉक में मैदान में 50,000 की जनसंख्या पर न्यूनतम 20 सदस्य होते हैं। मैदान में 50,000 की संख्या पर। आइए, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। वही है, हमने कहा क्षेत्र पंचायत के सदस्य कौन, वही बीडीसी मेंबर। बीडीसी मेंबर सदस्यों कौन चुनते, गांव में जो मतदाता मिलते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है, प्रखंड विकास अधिकारी या कहेंगे बीडीओ। ब्लॉक विकास कह सकते हैं या प्रखंड कह सकते हैं, ब्लॉक विकास अधिकारी या प्रखंड विकास अधिकारी या कह सकते हैं बीडीओ। ये क्षेत्र पंचायत का सचिव हो। सीडीओ किसका पड़ा था, जिला पंचायत का। आइए जरा, क्षेत्र पंचायत के लिए भी 6 प्रकार की समिति बनती है, वही जो ऊपर पड़ी ऐसी समिति यहाँ पर है।
क्षेत्र पंचायत की बैठक करने के लिए गणपूर्ति, इसकी भी 1/3, जिला पंचायत की भी 1/3 चाहिए थी। यदि दूसरी बार भी हमने कहा गणपूर्ति 1/3 नहीं हुई तो तीसरी बार इसके लिए भी 1/5 सदस्य आने होंगे, तब जाकर के हम लोग देखेंगे। अगर दोनों बार बैठक नहीं हो पा रही, कुल सदस्य जितने भी है क्षेत्र पंचायत में उनके 1/3 आने चाहिए। और हम लोग देखते हैं क्षेत्र पंचायत में, यहां पर जी आइए जरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य 2022 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र पंचायत की सीटें कहां पर है? अल्मोड़ा में। दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे पौड़ी में 391 अल्मोड़ा में। तीसरे नंबर पर टिहरी। क्षेत्र पंचायत की सर्वाधिक सीटें अल्मोड़ा, दूसरे पर पौड़ी और तीसरे पर टिहरी। सबसे कम क्षेत्र पंचायत की सीटें रुद्रप्रयाग, दूसरे नंबर पर बागेश्वर, तीसरे पर चंपावत। सबसे कम सीटें हैं क्षेत्र पंचायत की, हम लोग देखकर चलें। आइए एक ग्राम पंचायत है जी। अब देखो ग्राम पंचायत, जल्दी से हम लोग समाप्त कर देते हैं, इस पर ज्यादा बातें ना करें हम लोग, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी। और भी पंचायती राज व्यवस्था के निचले स्तर पर सबसे ग्राम पंचायत होती है। सबसे निचले पर ग्राम, उससे ऊपर क्षेत्र, उससे ऊपर जिला। एक गांव अथवा एक से अधिक गांव को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो समूह अथवा सभा होती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। उसे ग्राम सभा कहते हैं। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है, अंडरलाइन करेंगे। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत। किसे कहते हैं ग्राम सभा? ग्राम सभा मतदाताओं को, गांव में जो मतदाता होते हैं, वोटर्स होते हैं, उन सभी वोटर्स को मिलाकर के जो समूह बनता है उसे ग्राम सभा कहते हैं। और ये वोटर्स जो भी होते हैं अपने एक ग्राम पंचायत बनाकर रखते हैं। ग्राम पंचायत कौन है? जो प्रधान है, उप प्रधान है, उसके नीचे जो समिति बनी के सदस्य हैं, वे सारे कौन है? ग्राम पंचायत के सदस्य। और मतदाता कौन है? ग्राम सभा के सदस्य। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन हो गए? मतदाता। और ग्राम पंचायत के कौन हो गए? प्रधान, ग्राम प्रधान और उप प्रधान, ये सारे क्या है? और उनकी समिति ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। तो ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान, उप प्रधान, जिसे छोटा प्रधान बोलते हैं जी आप लोग जी। और वहां पर जो हम लोग देखते हैं वार्ड मेंबर, वे सारे क्या है? पंचायत के सदस्य ग्राम के। और ग्राम सभा के सदस्य कौन? वो जो वोटर्स है, वोट डालने वाले मतदाता है जो, वे ग्राम सभा के सदस्य। आइए, किसी क्षेत्र को ग्राम सभा घोषित करने या ग्राम सभा का नाम निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार। अंडरलाइन करना। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहते हैं। ग्राम पंचायत के गठन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 और मैदानी क्षेत्र में कम से कम 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए, तब जाकर एक ग्राम पंचायत अलग करवा सकते हैं। आपके गांव में यदि हमने कहा कि 2000 है, 2 गांव मिलकर के या 3 गांव मिलकर के, हमने कहा 3 गांव मिलकर के या 2 गांव मिलकर के 2000 हो रहे, 2 गांव मिलकर के, तो अपनी ग्राम पंचायत को अलग करवा सकते हो। 1000 की संख्या पर मैदान में अलग ग्राम पंचायत बन जाएगी। और बनाएगी कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार के पास अधिकार है। मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के गठन हेतु अधिकतम 10,000 की आबादी, अधिकतम कितनी संख्या तक एक ग्राम पंचायत रहेगी? 10,000 मैदान में। और पर्वतों में अधिकतम 2000 तक, पर्वतों में अधिकतम 2000 तक रहेगी अधिकतम। और मैदान में अधिकतम 10,000 तक एक ग्राम पंचायत रह सकती है। ग्राम पंचायत टैक्स भी लेती है। किन से? स्थानीय कोई मेले लगा रहा, होट, स्थानीय मेले या होट से शुल्क ले सकती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत यदि क्षेत्र में सिंचाई या पेयजल की सुविधा करती है तो उस पर भी शुल्क लगा सकती है। यदि कोई सिंचाई की सुविधा देती है, पेयजल की सुविधा देती है ग्राम पंचायत, तो टैक्स लेती है उनसे, फिर उन पर भी टैक्स लगा सकती है। कोई मेला लग रहा है, उससे भी टैक्स ले सकती है। प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाले वयस्क व्यक्ति 18 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुके हैं, जिनका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो, वे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मतलब एक प्रकार से कौन? वोटर्स, गांव के जो वोटर्स है वे ग्राम सभा के सदस्य हैं। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष त्रैमासिक आधार पर कुल 4 सामान्य बैठक होती है। मतलब एक बैठक 3 माह में होनी चाहिए ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की। ये ग्राम सभा की याद रखना है। भी ग्राम सभा की हर 3 माह में बैठक होनी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम प्रधान। ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करेगा। 1 साल में 4 सामान्य बैठक हो जानी चाहिए, मतलब हर 3 माह में एक बैठक ग्राम सभा की है। ग्राम पंचायत का नाम नहीं ले रहे हम, ग्राम सभा की। आगे चलो, ग्राम पंचायत की बैठक की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/5 भाग, कुल परिवारों की संख्या का आधे परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। देखिए जरा आगे, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए 1/5 भाग। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम सभा के गठन हेतु अधिकतम 2000 लिखते हैं ऊपर, देखो हमने। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम सभा के गठन के लिए अधिकतम 2000 और मैदान में 10,000 तक हो सकती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल न्यूनतम संख्या 7। ग्राम पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 और अधिकतम संख्या 15। एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 7, जैसे प्रधान हो गया,
उप प्रधान हो गया, उसके नीचे सदस्य हो गए जी वार्ड मेंबर वाले। तो न्यूनतम 7 और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15 है इस समिति में। यदि किसी गांव पंचायत की जनसंख्या 5000 से अधिक हो तो सदस्यों की संख्या 15 होगी। हमने कहा ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 से अधिक हो, हमने कहा 2000 होगी तो 15 से कम कर देंगे, मतलब 8-9 कर लेंगे। 3000 हो गई तो 10 कर देंगे, ऐसे ही बढ़ाकर, मतलब संख्या बढ़ रही है तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की भी संख्या बढ़ जाएगी। वहां पर समझ पा रहे हैं आप? प्रधान तो एक ही रहेगा लेकिन वहां पर वार्ड मेंबर बढ़ जाएंगे। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक की तारीख से लेकर 5 वर्ष। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का। ग्राम पंचायत का बजट तैयार करवाने का उत्तरदायित्व तो ग्राम पंचायत के सचिव पर होता है, जो बजट तैयार करवाएगा ग्राम पंचायत का। सचिव कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी। सचिव होता है ग्राम विकास अधिकारी, वीडीओ। वीडीओ सचिव होता है ग्राम पंचायत का। जिला पंचायत का कौन पढ़ाता है? जिला पंचायत का सीडीओ, और क्षेत्र पंचायत का बीडीओ। देखो आगे जरा, ग्राम प्रधानों और वार्ड मेंबर की संख्या 2022 के पंचायती राज में सर्वाधिक ग्राम पंचायत की में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक कहां? पौड़ी में, और दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा, तीसरे पर टिहरी में है। हमने कहा सर्वाधिक ग्राम पंचायत की सीटें पौड़ी में है और दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा में है, तीसरे पर टिहरी में। सबसे कम ग्राम पंचायत की सीटें देखें कितनी, सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ है? हरिद्वार में, 306 ही है। दूसरे नंबर पर चंपावत में। अब देखो पौड़ी में 1114 है ग्राम पंचायत। सबसे कम कहाँ है? हरिद्वार में, और सबसे अधिक पौड़ी में ग्राम पंचायत है। दूसरे नंबर पर चंपावत, तीसरे पर सबसे कम में रुद्रप्रयाग है। ये हम लोगों ने देखा, यहाँ पर जो पॉइंट को देख रहे थे हम लोग। आइए जरा नगर निकाय प्रणाली, यहां से भी प्रश्न को देखिए जरा। नगर निकाय प्रणाली में डायरेक्ट प्रश्न बता रही है, हम समझाने का ज्यादा काम कर नहीं रहे क्योंकि पेपर है आपका, ज्यादा लंबा काम हो जाएगा, और भी काम करवाना जी आपको। नगर निकाय प्रणाली भारतीय संविधान के भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 के त से 243 के य तक प्रश्न बनता है डायरेक्ट। ये नगर निकाय प्रणाली 9 के क में है और पंचायत किस में थी? 9 में थी। 9 के क में 243 के त से 243 के य तक नगर निकाय के बारे में उल्लेख है। नगर निकाय प्रणाली 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगर निकाय के से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जुड़ी है शहरी निकाय के लिए, नगर निकाय के लिए, और 11वीं सूची जुड़ी है पंचायत के लिए। 73वां संविधान संशोधन पंचायत के लिए और 74वां किसके? नगर निकाय के लिए। संविधान में नगर निकाय के लिए कितने विषय? 18, और पंचायत में कितने थे? 29 पीछे पड़े। राज्य में त्रिस्तरीय नगर निकाय स्वायत्त शासन प्रणाली है, तो ग्राम पंचायत भी 3 स्तर थी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो पंचायत भी कितनी? 3, और नगर निकाय भी कितने? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय पढ़ेंगे, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। देखो त्रिस्तरीय में हमने कहा राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब से? 1916 से। छावनी परिषद अधिनियम 1924 का है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 का प्रावधान लागू है। छावनी परिषद अधिनियम कब का? 1924 का, अंडरलाइन कर देना, इंपोर्टेंट है पहले वाला छावनी परिषद अधिनियम। नगर निगम, आइए नगर निगम पर आइए जरा। यदि किसी प्रवर्तित क्षेत्र की जनसंख्या 90,000 से अधिक हो और मैदान की 1 लाख से अधिक हो, पर्वत की 90,000 से अधिक हो, मैदान में 1 लाख से अधिक हो, तो वहां नगर निगम बना सकते हैं। किसी शहर की जनसंख्या यदि पर्वतीय क्षेत्र में 90,000 से अधिक और मैदान में 1 लाख से अधिक हो, शहर की जनसंख्या नगर की, तो उसे क्या बना सकते हैं? नगर निगम घोषित कर सकते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहते हैं। मेयर या महापौर, जैसे गांव में प्रधान होता है ऐसा ही नगर निगम में मेयर या महापौर होता है। मेयर का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या सीधे जनता द्वारा होता है। मतलब जैसे गांव के प्रधान को जनता वोट डालती है, ऐसे ही नगर निगम में डायरेक्ट मेयर को वोट डाली जाती है जनता के द्वारा। वहां पर डायरेक्ट मेयर को चुनती है जनता। तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है मेयर का, और 5 साल के लिए मेयर रहता है, 5 साल के लिए ग्राम प्रधान रहता है। सभासद या पार्षदों का चुनाव होता है, जैसे गांव में वार्ड मेंबर होते हैं, नगर निगम में ऐसे ही सभासद या पार्षद होते हैं। उन्हें भी कौन चुनते हैं? गांव में वार्ड मेंबर को जनता चुनती है, ऐसे ही सभासद या पार्षद को नगर निगम में जनता चुनेगी सीधे। तो इनका चुनाव भी डायरेक्ट होता है, और नगर निगम के मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट होता है। प्रत्यक्ष होता है मतलब जनता चुनती है डायरेक्ट। डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। कौन सदस्य चुनेंगे? ये जो सभासद पार्षद चुनकर भेजे हमने, इन सभासद पार्षदों में से एक डिप्टी मेयर बनेगा। डिप्टी मेयर बनेगा क्योंकि मेयर को तो डायरेक्ट जनता ने चुना था, जैसे गांव के प्रधान को, और उप प्रधान को, छोटे प्रधान को गांव में, वहां पर अपनों सदस्यों में से बना देते वार्ड मेंबर में से ही। ऐसे ही डिप्टी मेयर को सभासद या पार्षदों में से बना देंगे एक डिप्टी मेयर जी। तो इसका चुनाव इनडायरेक्ट हो गया, डिप्टी मेयर का।
सभासद पार्षद का तो डायरेक्ट था, जनता ने चुना, उन सभासद पार्षदों ने आपस में से एक को डिप्टी मेयर बना दिया। आगे चलो, उत्तराखंड में नगर निगम कितने हैं? उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। 9 में कौन सा? देहरादून 1, हरिद्वार 2, रुड़की 3, कोटद्वार 4, ऋषिकेश 5, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और श्रीनगर। 9 नगर निगम है। इनमें सबसे नया नगर निगम कौन सा है? सबसे नया ये है श्रीनगर। 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा मिला। तो नगर निगम कब बनाया गया तो हम लोग देखकर चलेंगे। श्रीनगर को नगर निगम बनाया है 31 दिसंबर 2021 को नगर निगम बनाया गया है श्रीनगर जी। तो 31 दिसंबर 2000 हम लोग देखकर चलें 21 को। और देखो हम लोग जानेंगे, इसी में एक पॉइंट लिखा है, देखो उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम है। मतलब ध्यान देंगे, पर्वतीय भूमि में पूर्णतः कौन मिला है? देखो लिखा है यहां पर, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित, पर्वतीय भूमि में पूर्ण रूप से स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम श्रीनगर है। पूर्ण रूप से हम लोग पढ़कर चलेंगे कहां पर इसे? पर्वतीय भूमि में। पूर्ण रूप से पर्वतीय भूमि में पढ़ेंगे इस नगर निगम को हम लोग जी। आइए जरा आगे। अब देखो हमने कहा सबसे नया श्रीनगर है, सबसे पुराना कौन है? देहरादून सबसे पुराना हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर देहरादून। सबसे पुराना जो उत्तराखंड में देहरादून सबसे पुराना, सबसे प्राचीन है देहरादून। 2003 का उत्तराखंड बनने के बाद 2003 में बना। इससे पहले जब यूपी में थे तो 1998 में इसे नगर निगम बना दिया था देहरादून को। यूपी में थे जब हम 1998 में। हरिद्वार नगर निगम कब का है? हरिद्वार और हल्द्वानी 2011, हरिद्वार 2011 का है। और हल्द्वानी कहाँ? हल्द्वानी भी 2011 का है। दोनों ह वाले हैं, 2011 के। हरिद्वार और हल्द्वानी 2011 के नगर निगम। रुद्रपुर और काशीपुर और रुड़की तीनों 2013 के हैं। रुद्रपुर और रुड़की भी 2013, रुद्रपुर और काशीपुर ये दोनों उधम सिंह नगर वाले, रुद्रपुर और काशीपुर ये 2013 के, 2013 रुद्रपुर और काशीपुर। श्रीनगर अभी पढ़ लिया, देहरादून को जान लिया हमने। हरिद्वार 2011, हल्द्वानी 2011, कोटद्वार 2017 और ऋषिकेश भी 2017 का है नगर निगम है ऋषिकेश। सबसे पुराना देहरादून और सबसे बड़ा भी देहरादून है। सबसे नया श्रीनगर और सबसे छोटा भी श्रीनगर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा भी कौन है? श्रीनगर है। आइए जरा, नगर पालिका परिषद। जिन नगरों की जनसंख्या मैदान में 50,000 से 1 लाख तक हो और पर्वतों में 50,000 से 90,000 तक हो। मैदान में 50,000 से 1 लाख और पर्वतीय क्षेत्र में 50,000 से 90,000 तक हो, वहां नगर पालिका बन सकती है। नगर पालिका के लिए कितनी संख्या चाहिए? मैदान में और पर्वतों में। नगर पालिका के अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है जनता द्वारा। नगर पालिका के अध्यक्ष को भी और सदस्यों को भी डायरेक्ट जनता चुनती है। सबसे पुरानी नगर पालिका मंसूरी नगर पालिका। सबसे पुरानी नगर पालिका हमें देखकर चलना है। सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? मंसूरी नगर पालिका 1842 की सबसे पुरानी है। 1842 की है सबसे पुरानी नगर पालिका मंसूरी। आगे चलिए, नगर पंचायत। जिन नगरों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है, नगर पंचायत बनाई जा सकती है वहां पर। जिन नगरों की जनसंख्या 5,000 से लेकर 50,000 तक होती है वहां नगर पंचायत बनाई जा सकती है। नगर पंचायत के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। प्रत्यक्ष रीति से डायरेक्ट चुने जाते हैं नगर पंचायत के सदस्य। राज्य में कुल नगर पंचायत की संख्या 47 है सरकारी वेबसाइट के अनुसार। 3 नगर पंचायत ऐसी है जहां पर चुनाव ना होकर मनोनीत होते हैं। मतलब वहां पर कोई चुनाव नहीं होता है, सदस्यों को मनोनीत करके रख दिया जाता है, बिना चुनाव के सदस्य रखे जाते हैं। कौन सी नगर पंचायत ऐसी उत्तराखंड में? बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ। 3 नगर पंचायत ऐसी है जहां पर चुनाव नहीं होता है, वहां पर मनोनीत होते हैं जी सदस्य। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत जल्दी में इस टॉपिक को समाप्त किया है, क्योंकि आपका जो पेपर आने वाला है उसके लिए प्रश्न बताए कहां से कैसे करना है जी आपको। जी मैं प्रश्न बताकर चले जी, केवल आप लोग इसे पढ़कर चलना। अभी 2-4 दिन बाद संडे को आपका एग्जाम है जी। उस एग्जाम के लिए अच्छी खासे काम करके चलेंगे हमारी 2-4 वीडियो जो हम लोग बनाने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग रिवाइज करना बस इन्हें देख करके, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों से ध्यान रखिए और अच्छे से रिवाइज करिए अब जरा। धन्यवाद।